ओके, सो हम लोगों ने ये देख लिया विंड्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरम, जिसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो वेवलेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो वेवलेंथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लैम्डा एम इंटू टी करोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। अब इससे और फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। विंड्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरम की प्रैक्टिकल एक्सप्लिकेशन और कौन सी है? तो जैसे बेटा कोई बहुत ही दूर एक स्टार है, राइट, उस स्टार को हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि एक बहुत ही दूर जो स्टार है वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या होगा, अगर एक स्टार है वहां से जो भी रेडिएशन निकल रही है, उस रेडिएशन को हम यहाँ पे अर्थ पे स्टडी करते हैं। अर्थ पे हम लोग ये जो रेडिएशन आ रही है उसकी स्टडी कर रहे हैं। ओके, और उसके हिसाब से उसका पैटर्न बन जाएगा, उसका पैटर्न पता चल जाएगा किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन आ रही है। तो मुझे लैम्बडा मैक्स ढूंढ सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर करने से विंड्स कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से टेम्परेचर मिल जाएगा बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, राइट। तो कोई भी स्टार से निकलने वाली रेडिएशंस को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, उसका स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे, तो उससे मेरे को स्टार का टेम्परेचर पता चल जाता है। आ रहा है समझ में? ओके, सिमिलरली अगर सन से जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है उसकी स्टडी करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, सन का टेम्परेचर पता चलेगा। तो इस हिसाब से साइंटिस्ट ने सन का टेम्परेचर भी निकाला कि सन का टेम्परेचर जो आता है वो आता है 6000 केल्विन। ये होता है टेम्परेचर ऑफ सन। समझ में आ रहा है ये कैसे निकालते हैं स्टार्स और सन और स्टार का टेम्परेचर? कोई डाउट है? ओके, दूसरी चीज बेटा, ये जो 6000 केल्विन टेम्परेचर है सन का, वो कहाँ का टेम्परेचर है? सन के कौन से पार्ट का टेम्परेचर है? तो हमेशा याद रखना आउटर कि विंड्स सरफेस। डिस्प्लेसमेंट से आउटर सरफेस का टेम्परेचर मिलेगा। ओके, सन की जो आउटर सरफेस है जहां से रेडिएशन हो रहा है उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। इनर कोर जो है सन का, वहां का टेम्परेचर पता नहीं कितना भी हो सकता है, बट आउटर सरफेस का विंड्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरम से निकल के 6000 केल्विन आएगा। कोई डाउट? विंड्स डिस्प्लेसमेंट थ्योरम समझ में आ गया? इसको डिस्प्लेसमेंट थ्योरम क्यों कहा गया? बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स डिस्प्लेस होता जाएगा। पहले कुछ ऐसा होता है, फिर ये T1 टेम्परेचर पे मान लो, उसके बाद में और टेम्परेचर राइज करूंगा तो T2 टेम्परेचर पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, T3 पे हो सकता है ऐसा ग्राफ बने, राइट। तो ये जो लैम्बडा मैक्स है वो डिक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे। आ गया समझ में? ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेसिकली इस चीज को इंटेंसिटी कहते हैं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी अगर तुमसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, एनर्जी का यूनिट जूल डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड। जूल पर सेकंड को मैं वॉट बोल सकता हूँ, वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे ले लिया वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे एनर्जी निकल रही है। ओके, अब मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालूंगा। अगर ये पूरा एरिया मैं निकालूंगा तो ये एरिया मेरे को टोटल एनर्जी दे देगा, हर एक वेवलेंथ से मिलके कितनी एनर्जी निकल रही है। आया समझ में? अगर मैं इसके अंडर का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या देगा, टोटल एनर्जी एट गिवन टेम्परेचर। अगर मैं ये वाला एरिया निकालूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि ये T1 टेम्परेचर पे रेडिएशन कितनी निकल रही है, कितनी एनर्जी टोटल निकल रही है। अगर मैं T2 के लिए एरिया निकालूंगा, ये पूरे बड़े वाले ग्राफ का एरिया निकालूंगा, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा, टोटल एनर्जी एट T2। तो इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे रेडिएटेड एनर्जी भी क्या हो रही है, रेडिएटेड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। आया समझ में? कोई डाउट? इस ग्राफ को अगर स्टडी करोगे तो इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, राइट, उसकी स्टडी करने से पता चला कि जो पावर निकल रहा है, मतलब एक सेकेंड में पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएटेड एनर्जी निकल रही है,
उसका फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 4 पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि ये जो टोटल इंटेंसिटी जो वेवलेंथ की निकल रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ओके, जो इंटेंसिटी निकल रही है वो किससे प्रोपोर्शनल है? टी की पावर 4 पे प्रोपोर्शनल है, राइट। इंटेंसिटी का मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया क्या है? एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हीट एनर्जी है इसलिए, डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/4। समझ में आ रहा है ये? ओके, अगर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट ऐड कर दे तो वो कांस्टेंट आता है सिग्मा, तो आ जाएगा Q अपॉन A इंटू टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स टी की पावर 4। सिग्मा जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, राइट। और उसकी वैल्यू है 5.6 इंटू 10⁻⁸। इसकी वैल्यू कितनी है? 5.6 इंटू 10⁻⁸। यूनिट कैसे निकालेंगे? तो यूनिट बेटा निकाल सकते हैं, Q अपॉन A इंटू टी है, टी की पावर 4 को नीचे ले जाओ तो Q का यूनिट क्या है? जूल पर यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया का लिखा, टाइम का लिख लिया सेकंड, टी की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4। जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख सकते हैं, तो इस पूरे को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा, राइट। अब हमको बेटा एरिया अगर कोई ऑब्जेक्ट का पता है तो उससे मैं एरिया को उस तरफ ले जाऊंगा तो Q अपॉन टी मिलेगा। Q अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा A टी की पावर 4। Q अपॉन टी जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? Q मतलब एनर्जी, T मतलब टाइम। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, जिसको हम पावर भी बोल सकते हैं। तो एमिशन पावर जो हो रहा है, एक सेकंड में जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी रेडिएट कर रही है, वो किसकी वैल्यू, वो कितना होगा? सिग्मा A टी की पावर 4। इतनी एनर्जी निकल रही होगी एक सेकंड में। आ रहा है समझ में? सर ये सब लिखना नहीं है ना? रनिंग नोट्स में लिखना है तो लिख लो, वरना मैं जो टिक करवाऊंगा उसके अंदर होगा, बट रनिंग नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, बिकॉज इसके हाँ तो ऊपर अभी सर मैं रफ डिस्कस मत करूंगा करना। तो तुम्हें करने, हाँ जल्दी जल्दी कर लो। हो गया सर। नो सर वेट। कर लिया? हम्म, हाँ हाँ, ओके। बाकी चलो कर लो। चलो डन। 2 मिनट। ओके ओके, जल्दी करो। तो जो रेडिएटेड पावर होगा दैट विल बी सिग्मा A टी की पावर 4। ओके, और ये चीज याद रखना कि ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा डिस्कस हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? फॉर अ ब्लैक बॉडी। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी इतना रेडिएट करती है। ओके, लिख लो। ओके ओके, तो गिवन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट करती है, ये भी हमने डिस्कस किया था, और वो कितना होगा? सिग्मा A टी की पावर 4। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लो ताकि समझ में आए कैसे करना है। लिखो क्वेश्चन। अ स्मॉल बॉल ऑफ सॉलिड, a small ball
ऑफ एनी मेटल लिख लो, अ स्मॉल बॉल ऑफ मेटल is at let's say 600 Kelvin temperature, 600 Kelvin, and radius is 4 centimeter. Find energy emitted by ball. Okay, find energy emitted by ball. Okay, in 5 seconds या फिर in 5 seconds. ओके, कैलकुलेशन मत करना, सिर्फ फॉर्मूला कैसे लगाना है वो दिखा दो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा। ओके, फाइंड एनर्जी एमिटेड बाय द बॉल इन 5 seconds. कैसे कर लोगे? एनर्जी एमिट जो हो रही है, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? डेंसिटी ऑफ बॉल। डेंसिटी ऑफ बॉल नहीं दिया है, डेंसिटी का क्या काम है? नहीं सर, नहीं। स्मॉल बॉल, इसको हम लोग ब्लैक बॉडी मान रहे हैं। ओके, ये याद रख लो, ब्लैक बॉडी मान रहे हैं और इस तरह से एनर्जी एमिट कर रही है। राइट, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा क्या है पता है, 5.6 इंटू 10⁻⁸। एरिया करोगे कैसे मिलेगा भाई? बॉल का सरफेस एरिया लेना है, कितना होगा? y² नहीं होगा, हाँ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यस, 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 600 की पावर 4। अगर देख लेते हैं 5.6 इंटू 4 पाई इंटू 6 की पावर 4 कितनी हो जाएगी पता नहीं, लिख लेते हैं, इंटू आर कितना है 4 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 16 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा एरिया। ओके, और ये 100 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 2 और 4 8, राइट, टोटल ये होगा। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 10⁻8 ऑलरेडी है, तो ये और ये तो वैसे ही चला जाएगा। ओके, तो ये कुछ एनर्जी आ जाएगी, समझ में आ गया? कोई डाउट? इतनी एनर्जी क्या कर रहा है वो? एमिट कर रहा है, इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड। हमें क्या चाहिए? टोटल एनर्जी एमिटेड इन 5 seconds। तो क्यू निकालना है, तो ये जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। आ गया समझ में ये? कोई डाउट? ओके, हाँ ना, जल्दी बोलो भाई। ओके, चलो, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई इस तरह से हम लोग एनर्जी निकालेंगे। अब मान लो यही चीज को मैंने प्रैक्टिकली देखा, तो प्रैक्टिकली मैंने एक बॉल ले लिया, एक सच्ची में बॉल ले लिया मेटल का। ओके, थियोरेटिकल मैंने निकाला कि इतनी एनर्जी निकल रही है, मैंने सच्ची में एक बॉल ले लिया, इसको टेम्परेचर 600 केल्विन तक गर्म किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसी कोई चीज लगा दी जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको मेजर कर रही है। प्रैक्टिकली मैं ये सब कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज लगा दी, यहाँ पे एक ऐसा मशीन लगाया कि ये जितनी एनर्जी 1 सेकंड में एमिट कर रहा है उसको मैंने इस मशीन के थ्रू मेजर कर लिया। आया समझ में यहाँ तक? ओके, अगर मैं इस तरह से मेजर करता हूँ, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है एक बार निकाल के दिखा दो, एक बार फटाफट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो। लेट्स से अप्रोक्सीमेट अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसका, तो आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, यही सारे आ गए, डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ बाकी बचा था, राइट? सो डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये करोगे तो आ जाएगा 145। अच्छा, एनर्जी नहीं, पावर की बात कर रहा हूँ मैं। पावर जो आएगा, इस कैलकुलेशन करोगे तो इसका पावर आ जाता था 145.84 जूल, राइट? इतनी जूल नहीं आएगा, जूल पर सेकंड या फिर वॉट बोल सकते हो। तो इतनी एनर्जी निकाल रहा है, समझ में आ गया ये? कोई डाउट? अब मैंने वही चीज का प्रैक्टिकल किया कि भाई हम लोग एक्चुअल में अगर ये चीज करेगा और हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एनर्जी जो निकल रही है वो कितनी आई, तो इस मशीन ने जो रीडिंग लिया उसका जो पावर आया, मतलब कि एनर्जी एमिटेड पर 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम, वो जो आया वो लेट से आया 135 वॉट। समझ में आ रहा है?
कितना आया? 135 आया। और हमने कैलकुलेशन थियोरेटिकल किया, वो कितना आया? 145 आया। क्यों ऐसा होगा? छोटी सी चीज है, क्यों ऐसा होगा? डिफरेंस क्यों आया होगा? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। हाँ बताओ, क्यों डिफरेंस आया होगा बेटा? ये क्या रीजन है? अरे जल्दी जल्दी सोच के बता दो, कुछ भी बोल दो, कोई तो बोलो। अब्जॉर्ब हुई होगी थोड़ी बहुत। एब्जॉर्ब हो गई? कैसे एब्जॉर्ब हो गई? देखो बेटा, ये जो विंड्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लगा है, वो किसके लिए होता है? फॉर अ ब्लैक बॉडी। सर ओके, और कोई ब्लैक बॉडी आइडियल क्या है? बॉडी एक आइडियल बॉडी है। यस, ओके। तो ये ब्लैक बॉडी है जो कि एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। आइडियल कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने थियोरेटिकली ये निकाल लिया कि इतना एनर्जी निकलनी चाहिए, बट जब प्रैक्टिकल किया उसी चीज का, तो उतनी एनर्जी नहीं निकल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी निकालती है, बाकी प्रैक्टिकल में जो भी बॉडी हम लेंगे वो उतनी एनर्जी नहीं निकाल पाती, उसका रेडिएशन थोड़ा सा कम होता है, राइट? तो उसी डिफरेंस को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, एमिसिव पावर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उस चीज को मैंने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया, और स्मॉल ई जो है, सॉरी एमिसिव पावर नहीं है, एमिसिविटी है, सॉरी। ओके, एमिसिव पावर अलग है, वो बाद में देखोगे तुम। एमिसिविटी, ओके। सो ई बेसिकली क्या है? सो ई को मैं बोल सकता हूँ एनर्जी रेडिएटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, डिवाइडेड बाय उतनी ही एनर्जी, या फिर पावर भी बोल सकते हैं, पावर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पावर एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस रेशियो को क्या कहेंगे? एमिसिविटी। कि ब्लैक बॉडी तो इतना पावर निकाल रही है, ये कितना रेडिएट करेगी? तो ये E टाइम्स ऑफ दैट बॉडी, मतलब यहां से मैं निकाल सकता हूँ कि पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? E टाइम्स पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, उसका फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा ए टी की पावर 4। तो पावर एमिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ब्लैक बॉडी नहीं है, उसके लिए क्या आ जाएगा? E सिग्मा ए टी की पावर 4। आ रहा है समझ में? ये समझ में आ गया? ओके, तो ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला है सिग्मा ए टी की पावर 4। बट अगर कोई हम लोग रेगुलर बॉडी की बात करेंगे तो उसके लिए आ जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4, वेयर ई इज एमिसिविटी। समझ में आ गया? लिख लो जल्दी से। अगर लिखना हो तो जल्दी से लिख लो कि एमिसिविटी जो है वो ऐसा रहेगा। अच्छा, एमिसिविटी की वैल्यू कितनी रहेगी? ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है? ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है? सोच के बताओ। ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से 1। 0 से 1 ई की वैल्यू लाई करेगी, राइट? ई मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है 0, मैक्सिमम हो सकता है 1। अगर मैं बोल रहा हूँ ई है 0, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ ई 0, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कुछ भी एमिट नहीं कर रहा। कुछ भी ओमिट नहीं कर रहा, नो एमिशन, कोई भी एमिशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, कोई भी टेम्परेचर पे देख लो, वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी एमिट करेगा ही करेगा। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिकली ये E इक्वल टू 0 होना पॉसिबल नहीं है। ओके, E इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? ब्लैक बॉडी है, सारी equals to 1, emit कर दी। सारी एमिट कर देगी। ओके, मतलब मैक्सिमम एमिशन होगा, सारी एमिशन नहीं होगा, क्या होगा? मैक्सिमम एमिशन होगा। समझ में आ गया? कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रही है वो ब्लैक बॉडी है, तो E इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी। ओके, या फिर इस चीज को हम लोग रेडिएटर भी कहते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर परफेक्ट रेडिएटर। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है रेडिएटर, और ब्लैक बॉडी भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गुड रेडिएटर। रिफ्लेक्टर भी बोला हुआ है, रेडिएटर भी बोला हुआ है। आया समझ में? कोई डाउट? ई की वैल्यू 1 का कहाँ पे होगी?
ई की वैल्यू 1 होगी फॉर परफेक्ट रेडिएटर। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है परफेक्ट रेडिएटर, जो कि एक्चुअल में कौन है, ब्लैक बॉडी ही है। ब्लैक बॉडी जितना ज्यादा एमिशन करेगा, सॉरी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा एमिशन करता है, तो इसलिए उसको परफेक्ट रेडिएटर भी कहते हैं। आगे समझ में, ये आगे बढ़े सर। ओके। अच्छा, एनसीईआरटी का नोटेशन मैं यूज कर लेता हूँ। जो पावर पर एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम है, जिसको मैं पावर बोल रहा हूँ, उसको वहां पे एच से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से लिखे तो एच सिग्मा ए टी की पावर 4 आएगा। ये फॉर एनी बॉडी के लिए होगा, और फॉर ब्लैक बॉडी के लिए आ जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4। यस, किसी ने कुछ पूछा था, आप बोलो। सर आपने एक्चुअली मेरा बैंडविड्थ लो है, तो E इज इक्वल टू पावर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन क्या लिखा है? पावर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। ओके। Okay, energy radiated by the object divided by energy radiated by black body at same temperature. चलो बड़े आगे, यहाँ तक कोई डाउट? सर ये एच क्या लिखा लास्ट में? एच जो है वो पावर, जो मैं अभी तक पावर पावर बोल रहा था ना, हाँ एनर्जी पर यूनिट टाइम क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी को हम लोग पावर बोल रहे थे, उस चीज को यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट किया है, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ओके, चलो लिख लिया यहाँ तक, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली अब क्या और चीज क्या हो रही है वो देखते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ओके, वो कुछ एनर्जी एमिट करता है और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ब्लैक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ पहले। इस ब्लैक बॉडी की अगर हम लोग बात करें, तो इस ब्लैक बॉडी कुछ क्या कर रहा होगा, अपने अंदर से एनर्जी क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा, और जो एनर्जी इस पे गिर रही है उसका वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो हर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, जितनी भी एनर्जी उस पर गिरेगी उन सबको वो एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते थे, राइट। तो ब्लैक बॉडी जो है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई जितनी एनर्जी वो एमिट करेगा और कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, राइट। अब इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर को मैं टी बोल रहा हूँ, और जो सराउंडिंग है, इसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर लिख लेते हैं टी एस। आया समझ में? ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी है, बाहर का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है। तो एक बात बताओ, ब्लैक बॉडी पे कितनी एनर्जी गिर रही है, कितनी एनर्जी गिर रही है वो अगर निकालना है, ओके, तो मैं लिख सकता हूँ कि हीट, या फिर हीट पर यूनिट टाइम, एच की वैल्यू लिख रहा हूँ, मतलब क्या है, हीट पर यूनिट टाइम। क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब है टोटल हीट, डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं, जो कि हम लोग पावर बोलते थे, वो एक्चुअल में एच से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एच जो है, जो वो एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा वो कितना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई बाहर अगर ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग को मैं एक एज अ ऑब्जेक्ट मान लूं, तो उसका टेम्परेचर टी एस है, तो वो जो अपने अंदर से जो एनर्जी छोड़ रहा होगा वो हो जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4, आया ना, टी एस की पावर 4, सॉरी। इतनी एनर्जी सराउंडिंग से गिर रही होगी ब्लैक बॉडी पे, और वो ब्लैक बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय ब्लैक बॉडी इज विल बी इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 टी एस की पावर 4, और हीट जो एमिट करेगा वो कितना आएगा, ब्लैक बॉडी से जो एमिशन होगा वो कितना आएगा, सिग्मा ए, इसका जो टेम्परेचर है वो मल्टीप्लाई इसकी पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? ओके, लेट्स अज्यूम दैट T is greater than TS, T is greater than TS। अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि जो ब्लैक बॉडी है वो कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर कम है, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो नेट एनर्जी क्या करेगी, लॉस करेगी या गेन करेगी। ब्लैक बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी लॉस करेगी या गेन करेगी, टोटल की अगर बात करें तो लॉस करेंगे। लॉस करेगी। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ कि नेट लॉस
in energy per unit time, okay, will be is equals to what? कितनी गिर रही है, कितनी छोड़ रहा है वो, तो छोड़ रहा है कितना, ये सिग्मा ए टी की पावर 4 छोड़ रहा है और इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो टोटल ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, टोटल लॉस जो होगा वो आ जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। समझ में आ रहा है? ये नेट लॉस आ जाएगा सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। दिस विल बी द नेट लॉस ऑफ एनर्जी फॉर अ ब्लैक बॉडी। ओके, बढ़े आगे। अरे हाँ ना, समझ में आया, लिख लिया क्या? लिखना बाकी। ओके, लिख लो जल्दी जल्दी। डन। चलो बढ़े आगे। डन। सर ओके, तो इतनी, हाँ बोलो। सर ये जो टी ग्रेटर देन टी एस है वो होता है या हमने एज्यूम किया है? नहीं, वो मतलब अगर देखो, अगर टी इज ग्रेटर देन टी एस होगा तो क्या होगा, ये एमिट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, मतलब टोटल इसका टेम्परेचर डाउन होगा, हाँ या ना। ब्लैक बॉडी का हाँ, सर। टेम्परेचर कम होता जाएगा टाइम के साथ। ओके, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि लॉस होगा एनर्जी का, तो ये आएगा। अगर मान लो टी छोटा है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो तब लॉस नहीं होगा, तब वो Yes. एनर्जी को गेन करेगा, बट वैल्यू इतनी ही होगी, जस्ट टी एस आगे आ जाएगा, टी पीछे चला जाएगा। ओके, उतनी Okay, एनर्जी sir. वो गेन करेगा। अगर खुद का टेम्परेचर ज्यादा है तो उतनी एनर्जी लॉस करेगा, वरना गेन करेगा। तो ये हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के लिए किया। अब सेम चीज अगर मैं कोई भी बॉडी के लिए करूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए करूँ, फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए करूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या ऐड हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब या फिर हीट लॉस पर यूनिट टाइम विल बी इज इक्वल टू सिग्मा ए, ये तो वही रहेगा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। जस्ट प्रॉब्लम क्या होगा, वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी आगे, एमिसिविटी आ जाएगी, बिकॉज अब हीट रेडिएटेड हो जाएगा ई सिग्मा ए की टी की पावर 4, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आगे एक ई लग जाएगा, फॉर कोई गिवन बॉडी के लिए मैं ये लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? मॉडिफिकेशन छोटा सा समझ में आ गया? लिख लो कि फॉर एनी अदर बॉडी, फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट, ये इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ओके, आ गया समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ गया सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। लिख लिया। ई की पावर किस पर डिपेंड, ई जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, ई किस पर डिपेंडेंट है, मटेरियल। ई जो है मटेरियल पर डिपेंडेंट है। ये क्या है, सिग्मा, कांस्टेंट। सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ए क्या है, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। टी एस क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, इन सब चीजों को हटाते हैं। न्यू मीटिंग कर ले ज्वाइन। कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। 2 मिनट है ना? ओके, 1 मिनट रुक जाओ। चलो कोई बात नहीं, कर दो ज्वाइन कर लो नई मीटिंग।